नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। ऐसे में अब सभी दल जनता को अपनी तरफ लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाने में जुटे हैं। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक और बहुजन समाज पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज बरेली, रामपुर और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बिजनौर प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक और जनसंपर्क करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रामपुर का दौरा करेंगे। सुबह 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर यंगमैन के मैदान पर उतरेगा। इसके बाद वो गांधी समाधि से विजय रथ से LIC चौराहे पर पहुंचेंगे, फिर विजय रथ ईदगाह के पास पहुंचेगा, जहां उनका संबोधन होगा। इसके बाद स्टार चौराहा, गांधी समाधि, बॉबे इल्म तोपखाना गेट स्थित सपा कार्यालय मार्ग होते हुए अखिलेश यादव का विजय रथ मोती मस्जिद के पास LED तिराहे पर पहुंचेगा। यहां दोपहर 1:30 बजे उनका संबोधन होगा। यहां से उनका विजय रथ जेल रोड पर पहुंचेगा, जहां तिराहे पर वो सभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी रामपुर में दौरा है। आज रामपुर में अखिलेश योगी का दौरा होगा। विजय रथ को लेकर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और कहीं न कहीं विजय की कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी इस विजय रथ के द्वारा। नगर से स्वार टांडा तक भी जाएंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं रामपुर में अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज रामपुर दौरा है। विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सुरेश कुमार का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, आज अगर हम रामपुर की बात करें तो काफी गर्मियों से भरा हुआ दिन रहने वाला है। न सिर्फ मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे बल्कि बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी यहां पर आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ शेड्यूल इन दोनों नेताओं का रहेगा? और साथ ही खबर है कि ओवैसी का भी दौरा है। जी मैं बता दूं, जिस तरीके से रामपुर में लगातार कल से तैयारी शुरू हो गई, अगर रामपुर पहुंचने वाले हैं, पहुंच के जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जिस तरीके से विजय रथ उनका पूरे शहर में घूमेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम खान, वो लगातार काफी समय से रामपुर प्रशासन और जो यहाँ के मंडल कमिश्नर है उनकी शिकायत करते चले आ रहे हैं कि क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कहीं ना कहीं जवाब सा महसूस कर रही है। और उसको देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ रामपुर पहुंच रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि जो बीजेपी के लोग हैं रामपुर प्रशासन से मिलकर उन्हें हरवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजम खां इस समय जेल में है, सीतापुर जेल में बंद है लगातार। क्योंकि अगर आजम खां होते तो शायद कुछ स्थिति और परिस्थितियां दूसरी होती। जी बिल्कुल, आजम खां होते तो परिस्थितियां दूसरी होती। वहीं सुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रामपुर की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे, तो सपा बनाम बीजेपी का इस बार का पूरा चुनावी जो हम कह सकते हैं आईना है वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी के सामने किसी तरह की चुनौती होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो है ही योगी आदित्यनाथ, साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। मैं बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं रामपुर में दिखा है कि सारी पार्टियां घिरी हुई हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां उन्हें हराने की कोशिश कर रही है मिलकर। और योगी आदित्यनाथ लगातार रामपुर के दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बिलासपुर की जो जनसभा होनी है, बलदेव दौलत सिंह जो राज्य मंत्री भी रहे हैं और श्रीमती राजबाला जो मिलत के विधायक रही है, उनके भी क्षेत्र में लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि वो काम नहीं करा उन्होंने 5 साल। तो उनके क्षेत्र में खास तौर से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पहुंच करके जनसभा को संबोधित करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी के उसको समर्थन को साधेंगे। जी बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो रामपुर में आज काफी सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि अखिलेश यादव भी आज रामपुर पहुंचेंगे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बिजनौर दौरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव बिजनौर दौरे पर है। 12 बजे धामपुर के प्रियकर पब्लिक स्कूल में बैठक होगी इनकी। वहीं 3 बजे विधायक कैंप कार्यालय में भी बैठक करेंगे। 6 बजे भाजपा जिला कार्यालय में बैठक करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव।
बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं। 6 बजे भाजपा जिला कार्यालय में बैठक करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव। वहीं विधायक कार्यालय में भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का बिजनौर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, 12 बजे धामपुर के प्रियकर पब्लिक स्कूल में बैठक लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव। इसके बाद 3 बजे विधायक कैंप कार्यालय में भी इनकी बैठक होगी। वहीं 3 बजे के बाद आपको बता दें 6 बजे भाजपा जिला कार्यालय में बैठक को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमने साल 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी कहा वो तो किया ही, बल्कि जो नहीं कहा था वो भी काम किए। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र सभी फैसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी और गन्ना किसानों के लिए 15 दिनों में भुगतान होगा और सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त किया जाएगा। अखिलेश यादव ने बताया कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्मारक भी बनाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत सारी बातों को लेकर के सामने आया है। हेल्थ बजट को मौजूदा स्तर से 3 गुना किए जाने की बात भी इन्होंने कही है और कहा है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पोरेट फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। तो चुनावी वादों का पिटारा खोला है अखिलेश यादव ने। संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र आपको बता रहे, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है कि होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है कि बीपीएल कार्ड धारकों को साल में 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो कहता है कि सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर सरकार आई तो किसानों को फ्री घरेलू उपयोग पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। वहीं वचन पत्र जो कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, बीजेपी ने कहा है कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी फ्री में दी जाएगी ताकि उन्हें आवागमन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि 12वीं पास सभी स्टूडेंट्स को फ्री में लैपटॉप बांटे जाएंगे। 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करने की बात बीजेपी ने कही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा। यूपी में पहले चरण को वोटिंग में सिर्फ 1 दिन का समय बाकी है। कल पश्चिम यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन इसके पहले लखनऊ की दौड़ ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अब लड़ाई लोकप्रिय नारों से मुफ्त वाले वादों पर आ गई है। मंगलवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वाले वादों की झड़ी लगा दी। वहीं आज कांग्रेस वोटिंग से सिर्फ 1 दिन पहले नहले पर दहला जड़ने की तैयारी में है। यूपी में बेटियों के दम पर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने उतरी कांग्रेस आज खोलेगी अपने वादों का पिटारा। आपको बता दें कि आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। इसे उन्नति विधान नाम दिया गया है। इस मौके पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे। और सीधे हम रुक करेंगे लखनऊ का। हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आई, 2 बड़ी पार्टियां, हम कह सकते हैं बीजेपी और दूसरी समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। वहीं कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करेगी। क्या वजह रहेगी कांग्रेस ने इतनी देर कर दी अपना मैनिफेस्टो जारी करने में, और आज जब ये जारी होगा, चूंकि चुनाव में सिर्फ 1 दिन का वक्त शेष है तौकीर, तो क्या ऐसे में माना जाए कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए कोई मास्टर स्ट्रोक देने की कोशिश कर सकती है?
देखिए, इस बार के जो मैनिफेस्टोज हैं वो अलग अलग पार्टी के देखें तो सबने रिझाने के लिए बहुत कोशिश की है जनता को। किसी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, किसी ने वचन पत्र नाम दिया है, और कांग्रेस खासकर हम बात कर रहे थे, इन्होंने उन्नति विधान का नाम दिया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इन बातों से जनता कितनी इंप्रेस होती है, कितनी खुश होती है। लेकिन आज कांग्रेस अपना उन्नति पत्र जब जारी करेगी, इसमें उसकी वो 7 प्रतिज्ञाएं भी शामिल होंगी, जिसको लेकर वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उनके नेता अपने वो 7 प्रतिज्ञाएं गिना रहे हैं, जिसमें स्कूटी का वादा है, जिसमें बेरोजगारी हटाने का वादा है, जिसमें किसानों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस तरह के बातें 7 ऐसे वादे इन्होंने किए हैं जिसको लेकर इनकी तरफ से यात्राएं भी निकाली गई थी। और आज का मैनिफेस्टो भी माना जा रहा है कि बेरोजगारी और किसान के मुद्दे पर ही फोकस्ड होगा, क्योंकि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो देखे गए उसमें किसान सबसे बड़ा जो कारण था। किसान को लेकर ही सारी स्कीमें ज्यादातर बनाई गई थी। और अभी पश्चिम के चुनाव की अगर बात करें तो पश्चिम जो कल पोलिंग होनी है, उसके बाद 14 तारीख को पोलिंग होनी है, उसमें पश्चिम का ही पूरा भाग आता है पहले और फर्स्ट और सेकंड फेज में। तो कहीं ना कहीं किसान एक जो होगा बड़ा मुद्दा होगा इस मैनिफेस्टो में भी। बिल्कुल, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। वहीं तौकीर, हमने ये भी देखा है कि कल जब समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया था, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जो आपस में बहुत मिलते हुए नजर आए। इसमें किसानों की बात की गई, जैसे आपने भी कहा कि किसानों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या इन सबसे इतर भी कोई ऐसा मुद्दा अभी रह गया है जो आपको लगता है कि कांग्रेस इसे शामिल कर सकती है अपने जन घोषणा पत्र में, जिस पर दोनों ही पार्टियों की यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर अभी तक नहीं दौड़ पाई? देखिए, कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर चला था, जिसमें 40% महिलाओं की जो भागीदारी की बात थी उसको वो कहा गया था, और उन्होंने प्रत्याशी भी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में उन्होंने महिलाओं को बहुत ज्यादा, जो आधी आबादी कहलाती है हिंदुस्तान की, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। और अगर इसमें वो कामयाब होते हैं तो इसका तोड़ अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिला। ना उन्होंने प्रत्याशी इतने ज्यादा मैदान में उतारे और ना ही महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा घोषणाएं की गई हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने शुरुआत से ही महिलाओं पर फोकस किया है, महिलाओं को लेकर प्रोग्राम्स कराए, मैराथन कराए, और आज घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए काफी कुछ होने वाला है। तो माना जा रहा है कि अगर वो महिलाओं को अपने साथ साधने की कोशिश करते हैं तो आज कांग्रेस के जो विधान पत्र है इसमें कई ऐसे वादे होंगे जो महिलाओं से किए जाएंगे। बिल्कुल, तौकीर, आपने सही कहा। और कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस करते ही नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो देखना होगा कि जब घोषणा पत्र आता है तब महिलाओं के लिए कितने वादे और दावे इस घोषणा पत्र में किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए तौकीर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज दौरा है। आज दोपहर 12:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे ओवैसी। बिलारी में अस्पताल के पास मैदान में इनका आगमन होगा। बिलारी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बिलारी में अस्पताल के पास मैदान में आगमन होगा ओवैसी का, और बिलारी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम प्रमुख हैं, आज आपको बता दें दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे उनका वक्त निर्धारित है यहां पहुंचने का। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे ओवैसी। बिलारी में अस्पताल के पास मैदान में ओवैसी का आगमन होगा। पश्चिम यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मंगलवार को बागपत में भाजपा प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया। उनके रोड शो के दौरान आक्रोशित लोगों ने भाजपा प्रत्याशी पर गोबर फेंका। समर्थकों को बीच सड़क पर लाठी, डंडों और लात घूंसों से पीटा गया। पत्थर भी मारे गए। और एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर 4 लोगों की पहचान करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अन्य की पहचान की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह ने बमुश्किल किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मामले का वीडियो भी सामने आया है। उधर भाजपा नेताओं ने रालोद को हमले का जिम्मेदार बताया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
गोरखपुर के प्रमुख उद्योग क्षेत्र सहजनवा में इस बार कड़ी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री यशपाल रावत को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। हालांकि पिछली बार इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने सिटिंग एमएलए शीतल पांडे का टिकट काटकर प्रदीप शुक्ला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सहजनवा में इस बार कड़ी टक्कर है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी सहजनवा के मूल निवासी नहीं है। इसी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला से हमारे जनता टीवी संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ सहजनवा के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला मौजूद हैं। प्रदीप शुक्ला से इस समय बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या चुनौती है इस बार और क्या करेंगे वो जीत कर इस बार। आपके क्षेत्र में क्या चुनौती है? वहाँ कोई चुनौती नहीं है सर, विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य आगे होंगे। कोई चुनौती, कोई ऐसा समस्या नहीं। तो पूर्व मंत्री वहाँ से लड़ रहे हैं यशपाल रावत, क्या लग रहा है कि आप आराम से निकल जाएंगे? एकदम आराम से, वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। उनके पास जात के अलावा कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है। हमारे पास जैसे हजार चीजें हमने कार्य की, उनके पास केवल जात है और कुछ समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। जनता नकार चुकी है। जनता वहाँ की कह रही है कि आप सहजनवा से नहीं है, सहजनवा के बाहर के हैं। बाहरी लोगों को जो है टिकट दे दिया गया। ये कुछ विरोधी लोग कह रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका? वहाँ से क्या विकास करेंगे? कौन सा जीतने के बाद क्या ऐसी जो 7 साल में विकास हुए हैं, उस विकास कार्य में जो बचे हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। नया कोई नई मुद्दा है आपके पास सहजनवा में कि नया क्या काम करेंगे? सहजनवा में प्रमुख जगह गीडा है, जैसे नोएडा है, गीडा को नोएडा की तरह बनाया जाएगा। तो ये थे सहजनवा से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला, जिन्होंने बताया कि सहजनवा में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उस विकास कार्य को ये जीत कर पूरा करेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर 12 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। वहीं नितिन गडकरी आज उत्तराखंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, लगभग 5 दिनों का समय बाकी रह गया है जब उत्तराखंड में वोटिंग होगी 70 विधानसभाओं के लिए, और इसके पहले आज भारतीय जनता पार्टी अपना जन घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। आपको बता दें, इसके पहले भी पार्टी का जन घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन किसी वजह से उसे टाला गया और आज यानी कि 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड पहुंचेंगे और बीजेपी का जन घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे, रिलीज करेंगे मैनिफेस्टो पार्टी का। और इसमें देखना होगा कि पार्टी ने कौन कौन से वादों को शामिल किया है और प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें जोड़े हैं। उत्तराखंड जो कि पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन विकास की अब भी यहां पर जो संभावना है वो बरकरार है। और ऐसे में पार्टी क्या कुछ चुनावी वादे लेकर के आती है, और चूंकि प्रदेश में अभी फिलहाल बीजेपी की ही सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के जन घोषणा पत्र में कौन कौन से जो बुनियादी मुद्दे हैं वो शामिल होते हैं। और आज नितिन गडकरी न सिर्फ पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे उत्तराखंड में, बल्कि आपको यह भी बता दें कि एक जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। और सीधे हम रुक करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, आखिरकार ये तय हो चुका है कि आज बीजेपी का जन घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। इसके पहले भी पार्टी ने तारीखें तय की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन आज जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त उत्तराखंड पहुंच चुके हैं या फिर नहीं, तो कब तक पहुंचेंगे, और कौन सी बातें बीजेपी के मैनिफेस्टो में आज देखने को मिल सकती है जिसे पार्टी मुद्दा बनाकर इस बार का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो एक जो तारीख थी 2 फरवरी की, वो ऑफिशियल डिक्लेयर की थी घोषणा पत्र जारी करने को लेकर, लेकिन उसके बाद तारीखें जरूर संभावित तय की गई, लेकिन उनको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। और आज की अगर तारीख की बात की जाए तो आज अभी कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, वो उत्तराखंड भाजपा का घोषणा पत्र, जिसको दृष्टि पत्र नाम दिया गया है, उसको जारी करने का यहाँ पर काम करेंगे। और तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और जिस तरह से विधिवत एक जो चीजें हैं, कैसे होगा, क्या होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उसमें होनी है, वो सब यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा उत्तराखंड भाजपा की तरफ से। और सीधे तौर पर जहां आम जनता के बीच उत्तराखंड भाजपा गई है, 78,000 के करीब सुझाव उत्तराखंड भाजपा को मिले हैं घोषणा पत्र को लेकर। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर तमाम तरह की
चीजें हैं उनको कैसे लाना होगा, तमाम उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ चीजें होंगी, इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर आने का काम करेगी। तो कोशिशें उत्तराखंड भाजपा की लगातार जारी है कि कैसे घोषणा पत्र को तैयार करना है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी घोषणा पत्र को लेकर, और इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोयल साहब, दृष्टि पत्र को लेकर लंबा इंतजार हो चुका है, अब कुछ ही देर बाद जारी होगा, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो आप इसमें लाने जा रहे हैं, कुछ आपसे जानना चाहिए। देखिए, हमने एक मुहिम चलाई कि हम जनता के बीच में जाके उसके सुझावों से इस दृष्टि पत्र को बनाएंगे। जनता के बीच में हमने पूरी 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने सुझाव रथ भेजे। वहां पर उन्होंने 15 से 20 दिन का भ्रमण किया। हर मोहल्ले में, हर गली में, हर विधानसभा के हर क्षेत्र में जाके उन्होंने सुझाव एकत्रित किए। उसके बाद व्यापारियों के विशेष रूप से सुझाव, इंडस्ट्रियलिस्ट के विशेष रूप से सुझाव, ऐसे सभी साथी जिनका निर्माण, जिनके माध्यम से पूरे समाज का और सिस्टम का निर्माण होता है, उन सभी के सुझावों को आमंत्रित कर कर उन्हें खोला गया। 78,000 कुछ सुझाव हमारे को इसमें प्राप्त हुए, जिनको समक्ष रखते हुए, जिनको साक्षी बनाते हुए हम लोगों ने एक दृष्टिपत्र का निर्माण किया है। आज वो लोग पुनः इसके साक्षी होंगे और आज इस मंच से थोड़ी देर बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा उस दृष्टि पत्र का विमोचन किया जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा। तो अमित, जिस तरह से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है अनिल गोयल जी ये बता रहे हैं कि तमाम तबकों का यहाँ पर सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उसको एक क्लब करते हुए जो दृष्टि पत्र तैयार किया है वो कुछ ही देर बाद यहाँ पर जारी होगा। 12 बजे ठीक नितिन गडकरी जी यहाँ पहुंचेंगे। अभी देहरादून वो नहीं पहुंचे हैं और उनके आते ही पूरे कार्यक्रम को विधिवत यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल अजीत, तो बीजेपी का दृष्टि पत्र आज लॉन्च होने जा रहा है और आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण की 58 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में पहले चरण के चुनावी प्रचार का शोर आज थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने के साथ ही नेताओं का मतदान के लिए इंतजार बढ़ गया है। पहले चरण में वेस्ट यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले चरण के जिन जिलों में मतदान है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल है। सभी 11 जिलों में 2.27 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 10 फरवरी को सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में प्रचार के आखिरी दिन तमाम दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी ने लखनऊ में जन संकल्प पत्र 2022 जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के घोषणा पत्र को वचन पत्र के नाम से जारी किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने आगरा समेत कई इलाकों में रोड शो किया। पहले चरण का चुनाव पूरे विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम है। पहले चरण के मतदान से ही बाकी के चरणों का रुख तय होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव भाजपा वर्सेस गठबंधन सीधे है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित दूसरे दल सीधे फाइट में नहीं है। सपा रालोद गठबंधन की सफलता विफलता ही सपा और भाजपा के चुनाव पर असर डालेगी। पहले चरण में वो सभी सीटें हैं जो किसान आंदोलन, पलायन, जाट और दंगा प्रभावित हैं। इन जिलों के मतदान से ही पूर्वांचल, मध्यांचल और अन्य जिलों का चुनाव तय होगा। इसीलिए हर सियासी दल पहले चरण का चुनाव अपने हक में कराना चाहता है। पहले चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुछ पर जीतने की तो कुछ पर जिताने की जिम्मेदारी है। 10 फरवरी को दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 मार्च को नतीजे आने के बाद उनके मुकद्दर का फैसला होगा।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।